मैं एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम था, क्या नाम था उसका, कतर में दोहा फोरम, उसमें मुझे प्राइम मिनिस्टर ने इनवाइट किया था दोहा फोरम के लिए। वहाँ मैं गया तो शाम को मेरी एक मीटिंग थी फॉरेन मिनिस्टर के साथ कतर के। तो मेरे एक दोस्त, मेरा अजीज़, मुझे कहने लगा कि शाम को हम चाय इकट्ठी पीना चाहते हैं, कुछ दोस्त मिलना चाहते हैं आपसे। मैंने कहा ओके, लेकिन वो फॉरेन मिनिस्टर के साथ मीटिंग ज़रा लंबी हो गई, तो आधे लोग उस प्रोग्राम से शायद चले गए होंगे कहीं और चाय पीने, और जो आधे लोग बैठे थे वो शायद मेरी किस्मत के लिए लिखे गए थे। उनमें एक लड़की ने, मैंने तकरीर की, तकरीर के बाद तकरीर में ये सारे वाक़यात बयान किए, ज़िंदगी कैसे बनी, किस तरह चली, कैद क्या है, फांसी की सज़ाएं क्या हैं, मौत क्या है। तो उसके बाद मैंने, एक आवाज़ आई एक लड़की की कि बानी साहब फिर आप इस पे किताब क्यों नहीं लिखते। तो मैंने कहा बानो लिखिए। तो शायद उस वक्त जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ कि बाज़ औक़ात दिलों की गर्मी, आँखों में नूर का पैदा होना बहुत सारे ऐसे लोगों को मिला देता है जो अल्लाह के बंदों के लिए उठ खड़े होते हैं और चल पड़ते हैं। उनमें से एक बानो है। और मैंने कहा लिखो। मैं समझा कि ऐसे ही पूरी ज़िंदगी में बहुत लोग आए, किताब लिखते हैं, किताब लिखते हैं, किताब लिखते हैं, लेकिन मैंने कभी इसको लिखना इसलिए गवारा नहीं किया कि मैंने इसमें कुछ किया ही नहीं। जो कुछ करने वाला है वो तो ऊपर बैठा है, उसके फरिश्ते लिख रहे होंगे जो कुछ मैं कर रहा हूँ। तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि मैं अपनी तारीफ खुद लिखूं, जबकि वो खुद हुक्म दे रहा है। और ये फिर सिलसिला शुरू हुआ। बानो ने फिर तस्नीम, मैं अपने लोगों को पागल कहता हूँ क्योंकि अक्लमंद लोग पैसे की तरफ भागते हैं, पैसा देखते हैं, जायदादें देखते हैं। पागल लोग अपनी ज़िंदगी जो है वो दूसरों के लिए कुर्बान करते हैं। तो हम पागलों की टीम में ये दो इजाफे हुए और तीसरा इजाफा ये बैठा हुआ है। फिर जब किताब लिखनी शुरू हुई तो मुझे अजीब लग रहा था कि यार मैं अपनी बातें खुद बता रहा हूँ खुद। मैंने उस वक्त फिर बहुत ज़्यादा हामी भरी किताब लिखने के लिए जब बानो और तस्नीम ने वो रिसर्च की जो खुदा की कसम मुझे भी नहीं मालूम थी कि यार ये तस्वीर कहाँ से आई, यार ये वाला केस कहाँ से आया। क्योंकि मैंने ज़िंदगी में जो काम किया वो रब पे छोड़ा और भूलता चला गया। याद रहती हैं चीज़ें, वक्त के साथ हालात चेंज होते रहते हैं, लेकिन चूँकि बिलीव इतना है कि अगर आज हम सब यहाँ बैठे हैं तो उसका हुक्म है, उसकी मर्जी से बैठे हैं। हम आना चाहते, रास्ते में कुछ हो जाता, नहीं आ सकते थे। जब बिलीव इतना ज़्यादा हो जाए कि सब कुछ उसकी मर्जी से है तो फिर ना किसी का डर होता है, ना खौफ होता है। माशाल्लाह का ज़माना था, जेलें काटी हुई थी, स्टूडेंट, आपको याद होगा स्टूडेंट लीडरशिप थी, और जेलें भी कैसी काटी थी कि अंगूठे में और घुटने में बिजली के करंट दिए गए थे। इल्ज़ाम ये था कि मैंने अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पे एक तकरीर की है, और उस दिन मैं कराची में भी नहीं था जिस दिन की तकरीर थी। तो बस ज़िंदगी जब बदली जाती है तो उसके रास्ते बनाए जाते हैं। अचानक नहीं अंसार बरनी पैदा हुआ, अचानक नहीं निकल आया, जेल चला गया। तो जो पहला मेरे अंदर कोई ताकत आई वो ये आई कि एक कैदी नाबीना था, वो इस तरीके से जा रहा था, ईद का दिन था, तो मैंने उसका हाथ थाम लिया। वो उसका हाथ नहीं था, खुदा का हाथ था। वो हाथ थाम लिया। मैंने पूछा कैसे हो, कहने लगा कि कत्ल के इल्ज़ाम में। मैंने कहा तुम्हें तो नज़र नहीं आता, तुम तो राशा है तुम्हारे जिस्म में, तुमने कैसे कत्ल किया। तो पता चला कि दुकान पे बैठा हुआ था, वहाँ किसी का कत्ल हुआ। इसने कहा मुझे तो नज़र नहीं आता, पुलिस आई तो
इसको उन्होंने कत्ल में बंद कर दिया। वहाँ से फिर मैंने काम शुरू किया, लोगों से मिलना शुरू किया, और बाकी चीज़ें जो है मैं बानो मुझे कहेंगी कि फिर आपने बहुत सारी बातें बता दी जो किताब में पढ़ने वाली हैं, तो वो किताब में पढ़िएगा कि फिर कैसे कैसे केसेस, और ये किताब 1/3 भी नहीं है, इतने केसेस हैं, इतने केसेस हैं, इतने केसेस हैं, और वो केसेस कि अगर आप मुझे बताएं तो शायद मैं भी यकीन ना करूं कि ये मैंने या आपने मिलके ये सब किया है। तो ये है खुदा, ये है उसका मजहब, क्योंकि मजहब इंसानियत जो है वही खुदा है। शुक्रिया भाई। अच्छा बानो, क्या आपके गुमान में भी था कि जब बर्नी साहब ने बोला कि आप किताब क्यों नहीं लिखती, तो ये जवाब मिलेगा? एक्चुअली बिल्कुल भी नहीं। मैं, और वही बात आपकी वाली जो है, जो मैं कंटिन्यू करूँगी, कि शर्मिंदगी थी मुझे कि मैं 80s में कराची में पड़ी हुई, लेकिन मुझे इनके बारे में इतना सब कुछ पता क्यों नहीं था जो उन्होंने 1 घंटे में बताया। उस दिन मुलाकात हुई, मैं समझी मुरव्वतन कह रहे हैं कि मैंने कहा, उन्होंने कहा आप लिख दें। उस वक्त मैं अपनी पहली किताब पे काम कर रही थी और कोई पब्लिश्ड भी ऑथर नहीं थी, तो मैंने कहा वाकई में मजाक कर रहे होंगे। अगले साल फिर ये दोहा फोरम में आए, तो आके मुझसे कहते हैं कि फिर मेरी मुलाकात हुई, कहने कि आप कब शुरू कर रहे हैं हम पे किताब पे काम। मुझसे बड़े बड़े ऑथर्स के नाम ज़ाहिरी बात है इनको अप्रोच कर रहे थे फॉर अ स्टोर कि लिखें उनकी किताब। लेकिन मैं कह आया हूँ कि मैं दोहा में एक लड़की को प्रॉमिस कराया हूँ वो लिखेगी। एंड आई थिंक भाभी जो मिसेस अंसार बर्नी, शाहीन बर्नी भाभी जो हैं, वो भी आई थिंक उनको भी थोड़ी रिजर्वेशन होगी कि अनपब्लिश्ड ऑथर कौन है ये, लेकिन बस बर्नी साहब का ट्रस्ट, एंड इट्स एन ऑनर फॉर मी टू बी sitting next to him and being the voice and bringing his आवाज़ to the world. Thank you, Bano. Tasneem, tell us about your side of the story. How did you get involved in this project, and what made you say yes to this right away? Okay, so when Bano called me and asked me, invited me to, when Bano called and invited me to help her write this book, to co-author it. I think, I don't know if it's You on. still can't hear me? Red It one. is on. It is red. on? Yeah. Push. Closer. Okay, let's try this time. Okay, so when Bano called me and invited me to co-author this book with her, I was in a space where I was looking for something meaningful to do. I had a lot of time and a lot of energy, but I wasn't sure where to put it in. And so I remember the same day that she called me, I had actually said a prayer out loud, and I had said, God, I want you to help me. I want to do something for you. I want to serve your people. I want to do something impactful that makes a difference. But I don't know how, or I don't know what exactly it is that I want to do. So just make it clear for me. Send me something and make it obvious that that's what I'm supposed to do. And the same afternoon, Bano called me and she said, remember I told you that I promised Ansar Bernie I'm going to write his memoir. Can we do it together? And I said yes, because I knew immediately that that's what I wanted to do. So I said to her, okay, send me everything. So she said, okay, I'm sending you all the files. And I went and got some paper and I got some pencil and my phone started going absolutely crazy. So then when I saw that, I went back and I got one of those 5 subject notebooks. And then I sat down with my pen and I did not leave those files until I had heard the last one. And the only time I would be able to pull myself out of it was when I had to take a break to literally process what I was hearing. At times I would cry because I would say, how was this happening? How? And at times I would be angry that why didn't anybody stop these things? Why did this continue? And but most of all, more than anything, I used to feel complete awe because here was this hero who was dedicating his life
based on, with very, very little resources and simply just based on pure faith. थैंक यू तस्नीम। अच्छा, अभी मैं और बानो बात कर रहे थे, मैं 1-1.5 घंटे पहले आए तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि जितने लोग बन्नी साहब के पास आके मिल रहे हैं उनके बालों में हल्की सी सफ़ेदी है और कुछ छोटे बच्चे तो उन्होंने पूछा नाम क्या है। तो हमारा इस किताब का जो मकसद है कि जो शर्मिंदगी हमने उठाई है वो हमारी आने वाली नस्लें ना उठाए। बिल्कुल, आई लाइक टू ऐड हियर कि जो 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 मेरा वाई था ना, एक तो ऑब्वियसली जैसे तस्नीम ने कहा कि इट वाज अनबिलीवेबल। मैं और तस्नीम इस किताब को लिखते में बहुत दफ़ा रोए हैं, बहुत दफ़ा जो हम उसकी रिसर्च करते थे, वीडियोस देखते थे, न्यूज़ रिपोर्ट्स वगैरह, जिस चाइल्ड कैमल जॉकीज़ की। सो एज अ मदर, like it would break our hearts. So it was very, very difficult to write. But मुझे ये था कि अगर तो हमें नहीं पता जो कि 80s की पैदाइश है, तो हमारी यंगर जनरेशन कैसे जानेगी एक नेशनल हमारे हीरो को जो कि lives among us, and we need to celebrate him and we need to document his legacy ताकि आने वाली नस्लें सारी जान सकें कि हमारा एक पाकिस्तानी हीरो था अंसार बर्नी। अच्छा बर्नी साहब, अब एक मुश्किल सवाल है। 9 लाख से ज़्यादा लोगों को आपने रिहाई दिलाई, मतलब 9 लाख से ज़्यादा कहानियाँ होंगी। वो ऐसी कौन सी कहानी थी जिसने आपके दिल को सबसे ज़्यादा छुआ? आप कौन सी सुनना चाहते हैं? कैमल जॉकीज। देखिए, ये पुरानी बात है। मेरे पास एक फैमिली आई, उसने कहा कि उनका बच्चा गुम हो गया है, कहीं अगवा हो गया है, क्या हुआ है और उसकी तलाश करनी है। हमने तलाश शुरू की, कुछ अरसे के बाद वो फिर आई तो उन्होंने कहा कि हमें इत्तला ये मिली है कि वो खलीज के एक मुल्क में चला गया है। अब 4-5 साल का बच्चा खलीज के मुल्क में कैसे चला गया है? तो हमने थोड़ा सा उस पर काम किया। तो मैंने कहा मैं खुद जाऊं वहाँ पे और मैं जाके मैं खुद तलाश करूं अगर ये सच है तो। वहाँ गया तो मैंने टैक्सी रोकी, मैंने कहा फलानी जगह जानी है। उसने कहा ला 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 ला, मतलब खौफ इतना था। वहाँ लिखा होता था कि यहाँ तस्वीर, गेम है, गेम में क्या तस्वीर बनानी मना है, वहाँ लिखा होता था कि तस्वीर बनानी मना है। तो मैंने दोस्त को कहा यार मुझे वहाँ जाना है। उसने कहा नहीं यार वो तो खतरे के खेल हैं। तो मैंने कहा फिर इस खतरे के खेल से मैं खेलूँगा, क्योंकि जब तक आप डूबते रहते हैं, तैरना उसी वक्त आता है जब आप डूबने लगते हैं। तो मैंने कहा मैं अब करूँगा इसको, मैं देखूँगा। वहाँ गया तो वहाँ गार्ड वगैरह थी, सारी चीज़ें। छोटे छोटे बच्चों को पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, मुख्तलिफ मुल्कों से, इथोपिया, सोमालिया अगवा करके या ख़रीद के ले जाया जाता था। फिर उनको वहाँ बांध दिया जाता था ऊँट के साथ। फिर उनकी चीखों के ऊपर ऊँट दौड़ते थे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, गिरते थे, मर जाते थे। रेस नहीं रुकती थी क्योंकि बादशाह सलामत बैठे होते थे, तो रेस नहीं रुकती थी। पेट फट जाते थे। एक रोड लगी होती थी कि रोड के पीछे वो ऊँट पे बंधे हुए होते थे। अगर रोड उठेगी तो उनको फिर फौरी जाना होगा। तो कुछ बच्चे जल्दी में निकलने की कोशिश में अपनी गर्दनें कटा लेते थे। ये छोटी बातें बता रहा हूँ मैं, इससे ज़्यादा कहीं हौलनाक कहानियाँ थीं। खैर उस पर हमने काम शुरू किया। मैंने कहा इस बच्चे की मैं तस्वीर कैसे बनाऊं जो इसकी फैमिली को जाके दिखाऊं कि इसकी हमें मिल गया है बच्चा। तो मैंने अपने कपड़े चेंज किए, ज़रा देसी लिबास में आया कि जैसे कोई मुलाजिम किसी जगह का। तो मैंने कहा मैं इसका रिश्तेदार आया हूँ, इसको ये थोड़ी सी टॉफ़ियाँ और चॉकलेट दे दूँ तो मैं तस्वीर बना लूँ। उसने कहा वो मैं वापस आया तो पता चला कि यही बच्चा है और यही सारी सूरत हाल है। फिर हमने फैसला किया कि अब हम इस पे लड़ेंगे। हमारे बच्चे, इंसानों के बच्चे, जानवर को भी इस तरीके से ज़बह नहीं किया जाता था जो खेलों के लिए उनको जिस तरीके से मार दिया जाता था, उनकी तफरी ली जाती थी। गेम नहीं रुकेगा। गेम इसलिए नहीं रुकेगा कि बादशाह सलामत वहाँ पे तशरीफ़ फरमाए। गेम चलता रहेगा, कितने ऊँट उस बच्चे के ऊपर से गुजर जाएं और तवील दास्तान आधी रात भी गुजर जाए तो ख़त्म नहीं होगी। किस्सा मुख्तसर ये कि हमने फिर उसके ऊपर काम शुरू किया। सब ने रोका। अगर कोई नहीं रुक सका तो वो मेरी बीवी थी, जो जब हम ये सारी चीज़ें करके वापस जाते थे घर
तो बच्चे कहते थे ये तो हमारी अम्मा ही नहीं है, काली सिया हो जाती थी, 50 डिग्री वो सूरज की रोशनी, उसके अंदर आप मजदूरों की तरह वहाँ घूम रहे हैं, क्योंकि अगर आप पहचान लिए गए तो आपकी ज़िंदगी गई। 2 दफ़ा हमला हुआ, गाड़ी के ऊपर 2 दफ़ा हमला हुआ, लेकिन मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि आज वो रेस उन तमाम खलीजी और अरब ममालिक से ख़त्म कर दी गई है, उनकी जगह रोबोट आ गए हैं। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि आप अल्लाह से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, इसलिए आपको ये बात अच्छी लग रही है, वगरना अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने मुझे इंटरनेशनल हीरो डिक्लेयर किया और मेरे मुल्क में कहा गया कि तुमने शेखों को नाराज़ कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा तुम शेखों को खुश करो और मैं उसको खुश करने की कोशिश में लगा हुआ हूँ कि जिसने सारी कायनात बनाई है, और वो राज़ी हो गया तो मुझे किसी शेख की परवाह नहीं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह रोबोट होते हैं वहाँ पे, रोबोट में वो खेलें कूदें सब करें। फिर इन सारे बच्चों को इन थाउजेंड्स, नॉट इन डजन्स, हंड्रेड्स, इन थाउजेंड्स, इनको वहाँ उन ममालिक से निकाल के ला के रखा गया, उनका पूरा मेडिकल कराया गया, उन्हें उनके ममालिक में और शाहीन जाके छोड़ के आए। फिर उन बच्चों की हम 2-3 दफ़ा गए कि उनकी तालीम वगैरह सही हो रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपका फ़ख्र है, आपका इनाम है कि मैं इसकी जो भी अल्लाह इसे कबूल करता है तो उसकी सारी दुआएं आपके नाम करता हूँ कि उन बच्चों की ज़िंदगियां बच गईं जो हज़ारों की तादाद में अपनी माँ की गोद में वापस पहुँच गए। बहुत बहुत शुक्रिया बर्नी साहब। तस्नीम, which story touched your heart the most? Wow, okay, that's a really difficult question because honestly, they were all so beautiful and all so unique. But I think if I had to narrow it down, there's one story which actually was a family favorite. And it was like a love story, and we were always arguing about whether it's a tragic ending or a happy ending. So I'll let Bernie Saab can go ahead and tell it. It's the story of Mukhtar Baba. मुख्तार बाबा जो थे, नया नया पाकिस्तान बना था। ऐसे तो हमने जो लोग राह कराए हैं उसमें एक खातून 12-13 साल की गूंगी और बहरी थी, वो गुम हो गई थी, पुलिस को मिली, पुलिस ने लॉर्ड रॉय के सामने या जो भी लॉर्ड होगा उस ज़माने में मजिस्ट्रेट कोर्ट का, उसके सामने पेश किया और उसने उसको जेल भेज दिया और 50 साल वो जेल में रही। जब मैं उसको लेके आया तो वो इस तरीके से जैसे चिड़िया पिंजड़े से निकली हो, वो दुनिया को देख रही थी। इसी तरीके से अख्तर माँ के साथ ज्यादती हुई, पैदा हुआ, 40 साल का हो गया और जब मैंने उसको जेल से निकाला तो उसे पता नहीं था कि सड़क क्रॉस कैसे करते हैं, उंगली। तो ये बहुत से मुख्तार साहब माइग्रेट करके आए थे इंडिया पाकिस्तान जब बन गया, तो यहाँ किसी दोस्त की उनकी बीवी को चाहा कि मेरी उनसे शादी हो जाए, तो उसने कुछ ऐसी कहानी गढ़ी कि मुख्तार साहब को लेके गया और घर वालों को वापसी में आके कहा कि मुख्तार साहब का एक्सीडेंट हो गया है, वो मर गए हैं और उनकी लाश भी नहीं आ सकती। और ये मैं मुख्तसर करके बता रहा हूँ, किताब में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो उन्होंने फिर मुख्तार बाबा ने एक दिन पता चला कि जेल में मैं विज़िट कर रहा था, कराची जेल में, तो कोई शख्स खूबसूरत गीत गा रहा था जो मेरे दिल को टच कर रहा था। तो मैंने कहा मुझे इस कैदी से मिलना है। मैं मिला तो उन्होंने फिर पूरा बताया कि मेरी बीवी थी और मैं तो जेल पहले 1 यूनिट था, तो एबटाबाद से लाहौर, लाहौर से कराची, वरना सूबों में नहीं जाते ऐसे कैदी, लेकिन चूंकि 1 यूनिट था तो उसे फिर कराची ले आए थे। वहाँ उसका गाना सुन के मैं उसके साथ बैठ गया और उससे भी पूरी दास्तान सुनी। किस्सा मुख्तसर ये कि फिर मैंने वापस गया उन इलाकों में और उसकी मैंने तलाश शुरू की कि उसकी बीवी और बच्चे कहाँ हैं अब। तो मालूम ये हुआ कि वो कराची मूव कर गए थे। तो हम बाबा मुख्तार साहब को लेके कराची आए और कराची आने के बाद उन जगहों पे जाके उनकी तलाश शुरू की। जब तलाश शुरू की तो
हमें पता चला फलाने घर में रहती हैं वो खातून बच्चों के साथ। तो मैंने मुख्तार बाबा को सरप्राइज देना चाहा कि तुम्हारी मोहब्बत की शादी थी, तुमने इश्क किया, प्यार, क्योंकि मैंने भी इश्क किया 9th क्लास में, जो आज मेरी बीवी है। तो मुझे उस इश्क की कदर मालूम है कि इस इश्क की कदर क्या होती है। तो उसको तलाश करने के बाद हमने कहा मुख्तार बाबा को सरप्राइज दें। मुख्तार बाबा को लेके हम उनके घर गए कि आज ये मियाँ बीवी मिलेंगे, तो वहाँ शामियाना लगा हुआ था और वो जो दूसरा शौहर था उसका इंतकाल हो गया था और उस दिन उसका तीजा था। अब मैंने कहा मुख्तार बाबा आप बताइए कि क्या करना है, क्योंकि वो तो इंतकाल कर गया। अब जो दूसरा जिसने ये सारा खेल रचाया था, कहने लगे कि मैं अपनी बीवी को चाहता हूँ, उसकी इज्जत मुझे अजीज़ है, लोग क्या कहेंगे कि बग़ैर निकाह के ये औरत उसके साथ थी, उससे बच्चे पैदा हुए, इन बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा। और वो आंसू लिए हुए वापस चला गया। अच्छा बर्नी साहब, ज़रा वक्त की तंगी है तो एक बात मैं आखिरी पूछना चाहता हूँ आपसे कि पहले ज़माने में कहते थे कि बिहाइंड एवरी ग्रेट मैन देयर इज़ अ ग्रेट वुमन, लेकिन अब ये ज़माना नहीं रहा। अब इस ज़माने में कहते हैं, और नहीं कहते तो आज के बाद कहेंगे, कि alongside every great man or a woman there is a great life partner and a greater human being. मैं शाहीन भाभी को ज़रा दावत देना चाहूँगा कि 2 मिनट के लिए स्टेज पे आएं और कुछ कहें। इधर आ जाओ। So, भाभी आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, इस बुक के हवाले से मैं ये कहना चाह रही हूँ, क्योंकि काम तो बहुत अरसे से कर रहे थे ट्रस्ट के लिए, तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि इन तमाम वाक़यात को और जो भी काम है इसको कहीं डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ओवर द टाइम बहुत लोगों ने रब्ता किया बुक लिखने के हवाले से, इवन बहुत सारे प्रोड्यूसर इन द बिगनिंग, इवन पीटीवी के बहुत सारे प्रोड्यूसर इंक्लूडिंग सायरा काज़मी, काज़िम पाशा, ये लोग अक्सर इनसे बहुत रब्ते किए इन्होंने कि आप अपनी स्टोरीज़ दें, हम इनकी ड्रामे बनाएंगे इसके ऊपर और बुक्स के लिए। तो बर्नी साहब उस वक्त काम में इतने ज़्यादा बिजी थे, उस वक्त इतना पैशन था, इतना कुछ इनको करना था कि वो ऐसा टाइम निकला नहीं। इसी तरह बुक 1-2 बार कहीं स्टार्ट भी हुई, कुछ लोगों ने शुरू भी की, लेकिन वो इतना टाइम दे नहीं सके कि बैठ के वो लिखें, क्योंकि इतना कुछ था, याददाश्त में भी महफूज था, इधर उधर भी था। तो बहरहाल जब ये मुझे इन्होंने आके दोहा से बताया कि इस तरह से एक वो बानो हैं, वो मेरे ऊपर बुक लिख रही हैं, मैंने कहा अच्छा क्या करती हैं वो, क्या लिखती हैं, उन्होंने पहले कोई बुक लिखी है। आई वॉज बिट हेजिटेंट, मैंने कहा पता नहीं किसको दी है, वी डोंट नो कि वो क्या लिखेंगी, वो आपको कितना जानती हैं, कितने वाक़यात। तो बहरहाल फिर वो बानो जब आई कराची में, कुछ मिली, हमारी बातचीत हुई, तो थोड़ी मैं रिलैक्स हुई कि मैंने कहा कि हाँ होपफुली कि ये शी कैन डू इट। फिर ओवर द टाइम मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि बानो ने ऐसा नहीं किया, बानो एंड तस्नीम ने, कि जो वाक़यात हमने या इन्होंने उनको बताए और वो बस उन्होंने बस बुक पे लिख दिए। दे डिड देयर ओन रिसर्च, दे रेफरेंसेस और इंटरनेट और पता नहीं कहाँ कहाँ से इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन निकाली। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने हमारे दिमागों से भी निकाली जो हम खुद भी भूल चुके थे, बहुत सारे वाक़यात। तो इन्होंने बहुत रिसर्च की, टुक अ लॉट ऑफ टाइम, और आई एम श्योर अब आप जो पढ़ेंगे इट्स ऑल ऑथेंटिक, नथिंग कोई और इनको ये होता था कि भाई मैं कि अपने मुंह से कोई अपनी बड़ाई बयान करूं, लेकिन आई रियली वांटेड इट टू हैव अ बुक, ताकि हमारे जो नए आने वाले हैं वो पढ़ें और वो इससे आगे काम को लेके जाएं। इतना काम हुआ है, यहाँ से सीखें, उससे आगे लेके जाएं। तो आई एम रियली ग्लैड एंड वेरी थैंकफुल टू दीज 2 गर्ल्स, दे डिड अ वंडरफुल जॉब। शुक्रिया। थैंक बर्नी यू। जी, बर्नी साहब और शाहीन भाभी, आप लोग ना सिर्फ हमारे मुल्क, हमारी कौम के लिए काबिल फ़ख्र हैं, बल्कि आप जैसे लोग इंसानियत के लिए बाइस इफ्तिखार हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई सवाल हो तो हम 1-2 सवाल लेंगे, अगर थोड़ा वक्त इजाज़त दे तो। जी जनाब, माइक आदाब। याद। अंसार भाई, इसका उर्दू वर्जन भी आना चाहिए, ताकि हमारी कौम में तो उर्दू के हवाले से बहुत है, तो ये इतनी डॉक्यूमेंट तो ये है, ऐसी किताब है कि लोग पीएचडी भी कर सकते हैं, अगर इसकी 2-3 एडिशन आने चाहिए। और ये 9 लाख में से कम अगर 2-2.5 हज़ार भी
जजमेंट के वो जेल से निकाले गए हैं बंदों, उसकी पूरी डिटेल आए तो लोगों को पीएचडी भी हो सकती है। तो ये एक शख्सियत के ऊपर भी पीएचडी हो सकती है। तो इस पे उर्दू वर्जन भी आया है और 2-3 ऑडिशन और भी आने चाहिए। और कम से कम वो जो जजों की जो रेल की जेलों से जो राय की जो आर्गूमेंट हुए हैं, जो जजमेंट हुए हैं, वो भी डॉक्यूमेंट हो तो बहुत ही प्यारा। जिंदाबाद अंसार, जिंदाबाद। आई थिंक बर्नी साहब की हर जो स्टोरी है ना वो एक बुक वर्दी है। एक कैमल जॉकी पे स्टोरी हो सकती है, एक सोमाली पायरेट्स पे जो गीता की जो स्टोरी थी वो उस पे तो मूवी बनी है बजरंगी भाईजान। ये हमारे असली बजरंगी भाईजान, वहाँ मीडिया ने कहा कि द रियल बजरंगी भाईजान इज अंसार बर्नी। वो 101% ट्रू स्टोरी है बजरंगी भाईजान की, लेकिन उन्होंने अपने हिसाब से चलाई है। शुक्रिया। और कोई सवाल हो तो? Assalamualaikum. Thank you very much. I will just make 2 quick statements. थोड़ा सा mic. I first read about in the evening papers about Ansar Berni forming Prisoners Aid Society. Soon after that, I saw pictures of him with martial law dictator General Zia. And I'm being honest, I said I feel ashamed about that now. I used to think he is just the soft image of martial law. But I've heard afterwards, many years later, about how he freed the hostages in the sea. I have now managed to buy the book yesterday. I didn't know there was going to be a book launch today. I read overnight. I was shocked when the lady said they couldn't believe the stories. I myself understood what they meant. I know I'm promoting the book. I haven't until today. Every chapter is about 2-3 pages. It's not separate chapters. Each one is interlinked to the next chapter. It's beautifully written, and it's a must for everyone to read. And the final comment is, it's a shocker as a Pakistani that our embassies would not help Never. our people who were illegally kept over there, and they said we can't annoy our rich. शुक्रिया बहुत बहुत। इधर अच्छा आखिर में, स्टैंड अप हो जाए। अच्छा जरूर चलें, एक और सवाल ले लेते हैं। अच्छा 2 सवाल हैं, चलें अब बिल्कुल ज़रा अगर मुख्तसर कर दें तो मेहरबानी होगी, वरना मुझे डांट पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, नोइंग यू कि जब आपने काम स्टार्ट किया तो आपके पास कोई ऐसे ख़ास रिसोर्सेज भी नहीं थे, आपके करियर का भी स्टार्ट था, तो ऐसे हालात में इतना मुश्किल काम जिसमें आपके पास मालो दौलत भी नहीं थी, आपको कॉर्पोरेट्स का भी ताउन नहीं था, गवर्नमेंट का ताउन भी नहीं था, तो एक अकेले इंसान ने इतना बड़ा इदारा कैसे बना लिया? क्या ये किसी और के लिए भी मुमकिन है? तो क्या आप ऐसे बताएंगे कि इसको देख के कोई और दूसरा भी इंस्पायर हो? आपका यकीन पुख्ता होना चाहिए, और ये कहना कि मैंने कुछ नहीं बनाया, सब कुछ तो है, बनाने की ज़रूरत क्या है? तुम हो, ये मेरी मिसिस का भाई है छोटा, तो इसके बाद किसी की कोई ख्वाहिश होगी? जब अल्लाह किसी की मदद करना चाहता है तो बंटी साहब, मेरा नाम कामरान नागी है। मैं सिर्फ आपका शुक्र अदा करना चाह रहा था। थोड़ा सा माइक करीब कर लेंगे। कल रात को मेरे दोस्त हैं शहजाद चामड़िया साहब यहाँ पर, तो ये एक किताब लेकर आए, उसमें आपने बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ था बेस्ट विशेस कामरान नागी, और मैं सिर्फ आई जस्ट वांटेड टू थैंक यू फॉर, आपने वो उसमें अपने दस्तखत भी किया अंग्रेजी में और नीचे अंसार बर्नी उर्दू में भी लिख दिया। सो आई जस्ट वांटेड टू थैंक यू, दैट्स ऑल। शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा एक लास्ट बात ये मैं बोलूँगा कि इस किताब की, मैंने भी एक जुमला मुकम्मल करना था, जो तारिक ने बात की है तो उसको मैं मुकम्मल कर दूं। जी बिल्कुल। कि इनकी सारी काविशों में, मैं इनकी बहन हूँ जी, और ये मेरी भाभी हैं शाहीन बर्नी, इनकी सारी काविशों में मेरी भाभी का बहुत बड़ा हाथ है। जब बच्चों की सालगिरह होती थी, बच्चे बीमार होते थे, बच्चों को कोई टेंशन, उस वक्त ये अकेली होती थी, हम सब इनके साथ थे, लेकिन इनके शौहर इनके साथ नहीं होते थे, ये अपने काम के सिलसिले में बाहर होते थे। तो मैं इनके लिए खुसूसी तालियां बजवाना चाहूँगी कि इन्होंने बहुत साथ दिया अपने शौहर का, माशाल्लाह। शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा लास्ट चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये किताब की सारी जो प्रोसीड्स हैं, प्रॉफिट्स हैं, वो अंसार बर्नी ट्रस्ट के लिए हैं, एंड दिस विल बी अवेलेबल ऑन लिबर्टी एंड Amazon.
सो अगर आप ये किताब लेंगे तो इसके सारे प्रॉफिट्स अंसार बर्नी ट्रस्ट में जाएंगे। किंडल पे भी है आपका और ना? डॉक्टर शाजिया का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, वो सक्खर से ख़ास तौर पे आज आई हैं मेरे लिए। और मिसिस तंसीर भावलपुर से आ रही हैं, अभी आई हैं सुबह सिर्फ इस प्रोग्राम के लिए और शाम को उनकी फ़्लाइट वापसी। और बहुत सारे दोस्त जो आए, सबका हाथ जोड़ के इंतहाई मशकूर व ममनून हूँ कि आज जो कुछ भी हूँ, आप ना होते तो मैं ना होता। मैं इस कौम के लिए हूँ, इस मिल्लत के लिए हूँ, पाकिस्तान के लिए हूँ। लेकिन मेरे दरमियान, क्योंकि एक केस ऐसा भी था, मैं 1-2 मिनट लूँगा सिर्फ, कि जिसमें मैंने एक ऐसे शख्स को राह कराया जो 30 साल से सजाए मौत की कोठरी में था। अब वो उस ज़माने में उम्र कैद जो थी वो 14 साल होती थी और 8-9 साल में कैदी रहा हो जाता था। कैदी रहा हो जाता था। तो उसको जब मैंने रहा कराया तो रात को मैं काफिर हो गया, रात को मैं गद्दार हो गया, इसलिए कि वो गैर मुस्लिम था। मेरे नज़दीक अगर अल्लाह सिर्फ इंसानों का है तो फिर इंसानों में मेरे नज़दीक तफरीक नहीं है, सिर्फ इतनी तफरीक है कि गुनाहगार और बेगुनाह की। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभी देख रहा था कि जब बर्नी साहब अपनी कहानियाँ सुना रहे थे, यहाँ पे आगे 1-2 साहब थे जिनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, और मैं भी बहुत रोया हूँ। जिस भानो खाने की टेबल पे कहानियाँ सुनाती थी, आंसू बहते थे, और मैं बहुत आसानी से रोता हूँ। और एक ज़माने में कहते थे ना, मर्द को दर्द नहीं होता, अब ये है कि जिसके दिल में दर्द नहीं वो मर्द नहीं। वाह वाह, शुक्रिया। इस पे हम ख़त्म करते हैं आज की महफिल। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बर्नी साहब, शुक्रिया भाभी, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का भी। चलो।